चलो सबसे पहले शुरू करते हैं गुड न्यूज के साथ। और ये गुड न्यूज वाली ही गुड न्यूज है क्योंकि गुंथर अपने बेटे को और गुंथर उनकी वाइफ वेलकम कर चुके हैं अपने बेटे को इस दुनिया में। और ये फोटो उन्होंने इस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिखा, दिस मॉर्निंग आवर सन एंटर्ड द वर्ल्ड व्हाट अ ब्लेसिंग। और साथ में जो है उन्होंने अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ फोटो भी डाली हुई है। तो कह सकते हैं जूनियर ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन आ गया है इस दुनिया में। और शायद अगर गुंथर इंटरेस्टेड है तो अभी से प्लान्स बना लिए होंगे उन्होंने कि नेक्स्ट मेरे बाद ग्रेटेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कौन होगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 299 में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। ये वाली मंडे नाइट रॉ का एपिसोड आपको पता ही है, पूरा बेस्ट ऑफ रॉ था, तो एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ रॉ जिसको नाम दिया गया था। व्यूअरशिप भी इसकी एब्सोल्यूट बेस्ट आई है क्योंकि लास्ट वीक जो नंबर्स थे वो 1.5 मिलियन के आसपास थे। इस हफ्ते जो नंबर्स हैं वो 698K हो चुके हैं, यानी कि 1 मिलियन से भी 300K कम है। ऑब्वियसली होना भी था क्योंकि जब एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ रॉ, वैसे देखा जाए तो एक बंदे ने बड़ा सही करके ट्रोल लिखा था कि सबसे बढ़िया रॉ तो यही वाली थी ना, क्योंकि सबसे बढ़िया जो साल के मूवमेंट थे वो इसी रॉ में थे। तो टेक्निकली देखा जाए तो यही सबसे बेस्ट रॉ थी। लेकिन हमको पता ही है वो सारी चीजें तो आजकल वैसे भी लोग बैठ के देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि WWE दिखा रही है उस रॉ में तभी हमको पता चल रहा है। तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो 698K हैं। अभी डे 1 वाला जो एडिशन होगा मंडे नाइट रॉ का, डेफिनेटली उसमें बहुत ही धांसू जबरदस्त व्यूअरशिप आने वाली है। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ये सुनने के लिए तो आप आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे है कंट्रोवर्सी और यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला तमाशा। अभी मैं आपसे बोल ही रहा था ना बहुत टाइम से कि गोल्डबर्ग और WWE के रिलेशन पता नहीं किस टाइप के हैं। विंस के जाने के बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्डबर्ग का मामला भी इतना सही नहीं है। उनको रिटायरमेंट मैच भी करना है अपना, जो कि उनको मिल नहीं रहा, वो WWE के अंडर करना चाहते थे लेकिन वो चीज़ WWE नहीं करी। तो इसके बारे में अब खुल के अपने रिसेंट इंटरव्यू में जो कि स्टीवन एंड कैप्टन इविल के साथ हुआ था उनका, वहां पे उन्होंने बोला और वो ये बताते हैं शॉकिंगली कि जो उनका रोमन रेंस के साथ सऊदी अरेबिया में मैच था, वो मैच करने के लिए, उस मैच में रोमन रेंस को ओवर करने के लिए, सीधी भाषा में बोला जाए तो रोमन रेंस से हारने के लिए सिर्फ एक बात पर ही तय हुई थी और वो था कि WWE से विंस मैकमैन से गोल्डबर्ग को उनको रिटायरमेंट मैच मिलेगा। लेकिन अभी तक वो चीज हुई नहीं है कंपनी में। और ऑब्वियसली जो बात विंस मैकमैन ने जो प्रॉमिस उनसे किया था वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। तो इस पर वो बोलते हैं विंस इज अ पीस ऑफ शिट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। और ये सीधा सीधा उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में बोला है। तो ये कहीं से भी कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है। और उन्होंने एक अंदर की बात भी रिवील करी कि आखिर क्यों वो पहले तो अग्री हुए रोमन रेंस के साथ सऊदी अरेबिया के मैच के लिए और उसके बाद रोमन रेंस के सामने हारे भी। लेकिन इन रिटर्न उनको चाहिए था फ्यूचर में एक रिटायरमेंट मैच जो कि उनको नहीं मिला WWE कंपनी से। एंड इवन गाइस यहाँ पे जो भी उनका कह सकते हैं ना जो क्वेस्ट है अपने रिटायरमेंट मैच का, वो कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि उनको स्टिंग के साथ मैच चाहिए था अपना रिटायरमेंट वाला। भी आपको पता है AEW का जो रेवोल्यूशन शो है 2024 में जो होगा, मार्च में होगा आई थिंक, वहां पर अभी से AEW ने एडवांस में अनाउंस कर दिया है कि स्टिंग का वहां पे रिटायरमेंट मैच होगा। तो शायद गोल्डबर्ग उस चीज के लिए अपने आप को पुश कर सकते हैं आगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मार्च में स्टिंग और गोल्डबर्ग का मैच हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये मैच देखने से भयभीत हैं। इसका रीजन ये है कि अब दोनों की एज काफी हो चुकी है ना, तो शायद फिर इनको एक टैग टीम मैच में डाला जा सकता है। फिर अभी तो पता भी नहीं कि गोल्डबर्ग को क्या वो मैच मिलने भी वाला है फिर नहीं। अब जब उन्होंने स्टेटमेंट दी विंस मैकमैन के बारे में तो इसके बाद से बहुत सारे लोग गोल्डबर्ग के बारे में बातें बना रहे हैं कि अरे भाई तेरे को आता ही क्या है, तू एक दो तो कोई मूव करता है, स्पीयर फेस्ट होता है, तेरा फिनिशर फेस्ट होता है और उसके बाद तू चला जाता है, तो भाई तू क्यों ही कर रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता भाई। मेरे लिए तो गोल्डबर्ग को जो मैंने मतलब पहले वाला करियर तो ऑब्वियसली उनका इतना देखा नहीं क्योंकि अब तो हम ऐसे बोतलों से दूध पी रहूंगा मैं। लेकिन जब मैंने उनका अभी देखा, जब उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ शुरू किया अपना दोबारा से WWE में रन, तो मैंने तो उसको बहुत एंजॉय किया क्योंकि इस तरीके से ब्रॉक लेसनर को लेजिट डोमिनेट होते हुए देखना कि कोई सामने से आकर डोमिनेट करके जा रहा है, वो गोल्डबर्ग ने किया था। तो मैंने तो एंजॉय किया। लास्ट में आता मामला थोड़ा खराब हो गया था, तो एक अच्छा भाई डिजर्व करता है बंदा, उसकी स्ट्रीक रही है ना। तो पता नहीं बहुत सारे लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं। रीजन भी है उनका वैसे, क्योंकि अंडरटेकर वाले बॉस जो बहुत सारी मेमोरीज हमें याद आती हैं कि गोल्डबर्ग के मैच में होने की वजह से कैसे मैचेस की क्वालिटी, केविन ओवंस का वो रन जो था यूनिवर्सल चैंपियनशिप का वो कैसे एंड हुआ, हर चीज को डिस्ट्रॉय किया गोल्डबर्ग ने। फैंस बहुत सारे ऐसा देखते हैं। बाकी आप लोग बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और जहां तक विंस मैकमैन के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो फिर शायद हाँ मान सकते हैं कि उनकी बात भी काफी हद तक जायज है, क्योंकि प्रॉमिस करके नहीं किया तो फिर भाई फिर तो ऐसी बातें बंदा बोल ही सकता है। ड्रू मैकिंटायर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे काम है जो वो कर चुके हैं। और लेटेस्ट उन्होंने एक चीज चेक करी, आप उनका ट्वीट देखो जहां पे रॉयल रंबल वो जीते, काफी पहले कर चुके हैं। मेन इवेंट किया रेसलमेनिया, वो भी हो गया।
WWE चैंपियन भी बन गए। और क्लोज आउट MSG आपको पता है, ये अभी जो मैंने कल पूरा आपको शो बताया था, तो वो एक काफ़ी फेमस अरीना है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने शो को क्लोज किया, वो भी उनके लिए एक अचीवमेंट है। तो इस चीज़ को ड्रू मैकिंटायर फ्लेक्स कर रहे हैं। बाकी कल मैच में उन्होंने क्या किया था उसके लिए तो आपने कल वाली वीडियो देखी होगी। अब गाइस हम बात करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन के शो के बारे में। तो इस शो के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहले तो CM पंक को एक गिफ्ट मिलता है, और एक गिफ्ट एक तरीके से मेमोरी होगी उनका मैडिसन स्क्वायर गार्डन में दोबारा से आने की, जहां पर देख सकते हो आप कितने मस्त तरीके से, कितने प्रीमियम, कितने अच्छे फिनिश के साथ ऐसे उनको दिया हुआ है कि आज CM पंक आए थे। तो CM पंक ये भी बताते हैं कि कितना अच्छा उनको एक गिफ्ट लगा है, तो वो बड़े खुश थे इस चीज़ को देख के। CM पंक के लिए माहौल भी काफ़ी सही है। इवन जो कल मैं आपसे बोल रहा था ना कि पता नहीं कैसे ट्रंक पहन के आए थे CM पंक, ऐसा लग नहीं रहा था कि भाई कोई उनके लिए बनाई गई है, तो उसके पीछे एक्चुअल में एक स्टोरी है। जो CM पंक का गियर है वो बन के आया था, लेकिन पता ये चला कि वो उनको सही तरीके से फिट नहीं हुआ, और जब उनको फिट नहीं हुआ तो उनको बिल्कुल ऐसा ना कुछ भी वो पहन के आ गए। तो इस वजह से वो CM पंक का गियर इतना ज़्यादा जेनरिक सा लग रहा था, जैसे मैं कह भी नहीं रहा था कि भाई 2K गेम्स के अंदर WWE के जैसा होता है, वैसे वाली फील दे रहा है ये। तो यही इसके पीछे रीज़न है। एंड इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताया हूँ कि विंस मैकमैन के बारे में भी शो से पता चला कि वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन के शो पर नहीं थे। यूजुअली बड़े शोज पर होते हैं इस तरीके के विंस मैकमैन, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो शिफ्ट आया उसकी वजह से अब वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो रही। जिस तरीके से CM पंक आए हैं WWE में, अपना पहला मैच उन्होंने किया है, जो रिएक्शन मिला है CM पंक को उससे WWE बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब सेटिस्फाइड है फुल्ली। और ये तो मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही बता दिया था कि जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन का ये वाला शो था, ये वाले शो में WWE ने डोमेस्टिकली सबसे ज़्यादा अपने पैसे कमाए हैं, जो कि टेलीवाइज नहीं था। तो ये उनके लिए अगेन यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल चीज़ हो गई। और MSG के शो के बारे में हमको ये भी पता चला कि ये जो CM पंक का मैच है, जो अभी तक हमने देखा नहीं है, मतलब ऐसे कल अगर हमने वीडियो देखी तो देख ही लिया होगा, लेकिन WWE के कैमराज के हिसाब से तो उन्होंने कुछ अलग अलग कैमराज चलाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एट द एंड WWE जो CM पंक का पूरा मैच है, इसको कहीं ना कहीं टेलीकास्ट, इसको कहीं ना कहीं लाइव कर दे। बाकी अब मुझे लगता नहीं इतनी ज़्यादा फैंस को नीड है, क्योंकि ऑलरेडी अलग अलग एंगल से, अलग अलग क्लिप से इतनी सारी जगह पे CM पंक का देख चुका है कि WWE थोड़ी सी देर आएगी। लेकिन अगर थोड़े से बैक स्टेज के और चीज़ें आ जाती हैं कि रिटर्न से पहले कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, तो आई थिंक वो देर आना दुरुस्त वाली चीज़ थोड़ा सा बदल सकता है। ओमोस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ओमोस की डायरेक्शन आपको पता है कैसे चल रही है। कल वाले MSG के शो में भी ओमोस थे, तो ये कैसे हो रहा है कि बंदा लाइव इवेंट में आ रहा है, लेकिन वो जो मेन रोस्टर वाले शोज है उसमें फीचर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सुपरस्टार मेन रोस्टर में आते हैं उन्हीं की स्टोरी लाइन लाइव इवेंट में चल रही होती है। तो इस समय WWE ओमोस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देख रही है। वो किस तरीके से देख रही है? सिर्फ एक अट्रैक्शन रोल की तरह कि भाई ओमोस है, लंबा है, चौड़ा है, तो अगर वो कहीं पे चलेगा, कहीं पे आएगा तो फैंस देखेंगे, तो फिर है ना WWE का थोड़ा जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा इस तरीके से। और सिर्फ ये रीजन है कि ओमोस जो है लाइव इवेंट का पार्ट हो रहे हैं, अभी स्टोरी लाइन के अंदर उनको फीचर नहीं कर रहे। ये अभी भी स्टिल वो MVP के साथ आ रहे हैं। पता नहीं MVP के पास इतनी पावर नहीं है कि भाई जरा मेन रोस्टर के बंदों के कॉलर पकड़ो और बोलो यार हमको भी लेके आओ, क्योंकि MVP तो काफ़ी कह सकते हैं ना अपना बैकस्टोन का दबदबा रहता है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो हो सकता है अगर लाइव इवेंट में हो रहे तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आ भी जाएंगे। बाकी एक मैंने आपको चीज़ बताई थी कि शायद निक ऑल्डिस के साथ क्या पता वो पेयर हो जाएं और उनके बॉडीगार्ड की तरह काम करें, लेकिन अगर MVP है तो फिर शायद जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। क्रिस जेरिको ने कुछ कमेंट किया है WWE के बारे में, कुछ किसके बारे में? CM पंक के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के रिटर्न के बारे में ही। तो यहाँ पे जो WWE की पोस्ट है उसके ऊपर रिप्लाई किया, उसके ऊपर कमेंट किया क्रिस जेरिको ने, और यहाँ पर वो जो है बधाइयाँ दे रहे हैं उनको। तो बधाइयाँ देने से बहुत सारे लोग अब ये सोच रहे हैं कि अरे यार क्रिस जेरिको ऐसी बातें लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कि क्या पता वो WWE में आ सकते हैं, पता नहीं भाई। बहुत सारी बातें तो वैसे अगेंस्ट में बोली उन्होंने रिसेंटली। अभी CM पंक के जाने के बारे में भी उन्होंने नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल बोला, ऐसा नहीं बोला कुछ भी कि बहुत ज़्यादा भयंकर सा, वो सब मैंने आपको बताया ही है। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से देखें तो अच्छे रिलेशन तो चल ही रहे, चलो ठीक है भाई, हर कोई बंदा एंजॉय कर रहा है। अब बहुत सारे लोग जो AEW वर्सेस WWE करते हैं उनको ऐसे कमेंट से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जेरिको ने यहाँ पर कुछ गलत भी नहीं लिखा, तो AEW वाले बोलते हैं कि अरे ये बंदा ऐसे कैसे लिख रहा है, WWE वाले बोलते हैं कि अरे ये AEW वाला बंदा हमारे यहाँ के, तो ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद ध्यान ना ही दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। WWE का शो हुआ था, जैसे मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था वैसे बाल्टीमोर में हुआ था, और भाई यहाँ पे तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इसको भी डिफरेंट बनाती है बाकी लाइव इवेंट से। किसी ने कल एक वीडियो में कमेंट किया था भाई आप सारे लाइव इवेंट ऐसे कवर किया करो, तो भाई सारे लाइव इवेंट ऐसे कवर करने लायक होते नहीं है, वरना कवर कर दिए जाते। हाँ बहुत पहले मैं करता था, अगर आप 2017
18-19 में चैनल पे कंटेंट देखते होगे तो फिर तो किसी की भी आ जाती थी वीडियो। तो यहाँ पे भाई सीन ऐसा हुआ कि एजे स्टाइल्स और रैंडी ओटन साथ में हो गए। हाँ भाई, एजे स्टाइल्स पिट रहे थे और एजे स्टाइल्स को बचाने के लिए आए रैंडी ओटन और उसके बाद उनका टैग टीम मैच होता है। तो इवन वहां पे माय मैन करके कॉल किया रैंडी ओटन ने एजे स्टाइल्स को। तो फिर ये पता नहीं क्या चल रहा है भाई, जो भी है मेन रोस्टर में तो लड़ मर रहे हैं, लेकिन लाइव इवेंट में देखे तो एजे स्टाइल्स में थोड़ा सा ठंडे ही मिजाज के रह रहे हैं। अब मैच का आउटकम ऑब्वियसली रैंडी ओटन के आरकेओ के साथ आता है। वो जो ग्रेसन वॉलर बाहर से भाग के आके फिर रिंग में एंटर करके अपना मैन्यूवर हिट करते हैं, उसको काउंटर करके उन्होंने आरकेओ में लगाया, जो कि था स्मूथ एएफ। और साथ में एक बड़ी फनी वीडियो भी आई यहाँ से, जो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग केविन ओवेंस वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच था। तो वहां पर वो जो सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए सामान रखा हुआ था, हॉलीडे का इनका सेंटा वेंटा जो भी सब रखा हुआ था, उसी से पटक पटक के, वो बड़े सॉफ्ट है लेकिन उसी से वो सोलो सिकोवा को मार रहे हैं। और जिस बेरहमी से मार रहे हैं केविन ओवेंस, वो उनके कहीं ना कहीं कैरेक्टर को भी डिफाइन करता है कि फ्रस्ट्रेटेड केविन ओवेंस अगर एक्ट करेगा तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्ट टॉयज हैं फिर हार्ड टॉयज हैं, वो उसी तरीके से मारेगा। तो ये भी जो क्लिप है वो बहुत ज्यादा चल रही थी। और शो के मेन इवेंट में एक ऐसी चीज होती है जो कि रोमन रेंस को टारगेट की जा रही थी। एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो का मैच था। एले नाइट इस मैच को जीत गए, लेकिन लगातार लाइव इवेंट्स के अंदर ये चीज कंटिन्यू है एले नाइट की तरफ से कि वो रोमन रेंस की बात कर रहे हैं, उनकी चैंपियनशिप लेने की बात कर रहे हैं और वो चैंपियनशिप उनसे लेंगे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बहुत जल्दी बनेंगे, ये बात उन्होंने वहां पर बोली। इवन इतना ही नहीं, रोमन रेंस के निशाने पर बॉस्टन के लाइव इवेंट से कोडी रोड्स भी थे और उन्होंने फिर से अपनी स्टोरी फिनिश करने की बात करी और रोमन रेंस की चैंपियनशिप को नेक्स्ट टाइम अपने कमर पे बंधी होने की बात करी जब वो बॉस्टन के शो पर आएंगे। तो भले ही लाइव इवेंट का किसी भी तरीके से रोमन रेंस पार्ट नहीं है, लेकिन उनके टारगेट किए जा रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा एले नाइट के बारे में कि जॉन सीना लेवल का, जैसे जॉन सीना को देखता है ऐसा लगता है अरे भाई ये बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। भले ही पिछले 4-5 साल में हमने हारते हुए देखा जॉन सीना को, लेकिन हर बार जब भी मैच करने आते हैं ऐसा बिलीव करवा देते हैं कि नहीं भाई जॉन सीना ही जीतेगा, अब यहाँ पे अब नहीं हो सकता। तो वही सिमिलर चीज मुझे एले नाइट के साथ भी फील हो रही है। बंदा भले ही जीत नहीं रहा, लेकिन जिस पैशन के साथ वो प्रोमो डिलीवर करता है, बात तो उनकी तगड़ी लग रही है। अभी आपको पता है न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन में मैच भी है एले नाइट, रैंडी ओर्टन और एजे स्टाइल्स का। जो जीतेगा वो रॉयल रंबल में फेस करेगा। बाकी इसके बारे में पॉडकास्ट हमने बनाया है कि कौन जीतेगा, इवन क्या मैच ही सिंगल्स नहीं होने वाला, तो उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। और तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना ये जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी। और ज्यादा से ज्यादा गोल्डबर्ग को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं।